जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में हम लोग सामान्य विज्ञान की बात करेंगे। आज हम लोग 50 सवाल को देखेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं और ये सवाल एमसीक्यू टाइप में होंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ये सवाल बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सभी सवाल एनसीईआरटी के बेस पर है और बार बार बीपीएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है पोटेशियम एवं मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं फास्फोरस या फास्फोरस एवं पोटेशियम। सही जवाब है ऑप्शन सी, कैल्शियम एवं फास्फोरस। दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कैल्शियम एवं फास्फोरस। आइए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, रात में पेड़ों के नीचे सोना उचित नहीं होता है क्योंकि रात में पेड़ कौन सी गैस छोड़ते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? रात में पेड़ों के नीचे सोना उचित नहीं होता है क्योंकि रात में पेड़ कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या मीथेन। सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। रात में पेड़ों के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि रात में जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? ऑप्शन दिया गया है डेसिमल, डेसिबल, पारसेक या डायोप्टर। सही जवाब है ऑप्शन बी, डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण की जो इकाई है उसे डेसिबल कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन दिया गया है स्थल मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या जैव मंडल। सही जवाब है ऑप्शन बी, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, शुष्क बर्फ क्या होती है? ऑप्शन दिया गया है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस हाइड्रोजन, ठोस नाइट्रोजन या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ जो होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? और इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन दिया गया है केचुआ, गाय, मेढक या कुत्ता। सही जवाब है ऑप्शन ए, केचुआ। केचुआ जो है उसको किसानों का मित्र कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों में निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या कहा गया है प्रश्न में? किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? ऑप्शन दिया गया है कॉरियोलिस प्रभाव, ग्राहम का नियम, पास्कल का नियम या अवोगाद्रो का नियम। सही जवाब है ऑप्शन डी, अवोगाद्रो का नियम। तो अवोगाद्रो के नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का भंडार सबसे बड़ा भंडार माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या भू ऊष्मीय ऊर्जा। सही जवाब है ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है वो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार मानी जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण किस प्रकार का है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण किस प्रकार है? ऑप्शन दिया गया है अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है या बेलनाकार के साथ बाहर से उभरा हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया प्रश्न में कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? ऑप्शन दिया गया है विपरीत परासरण, अपकेंद्रण, प्रसार या अपोहन। सही जवाब है ऑप्शन बी, अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का जो कार्यकारी सिद्धांत है उसे क्या कहते हैं? अपकेंद्रण कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, क्या पूछा गया है? सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी कभी एग्जाम में सन भी पूछ लेता है। क्या पूछा गया है? सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है? ऑप्शन दिया गया है सन 1928, सन 1932, सन 1930 या सन 1950।
सही जवाब है ऑप्शन सी, सन 1930 में सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1930 में मिला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? किसके अनुपात से? संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन दिया गया है वेग, त्वरण, द्रव्यमान या बल। सही जवाब है ऑप्शन सी, द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो द्रव्यमान है वो प्राप्त किया जाता है। आइए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13 है, एथलीट फुट किस रोग जो है वो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ऑप्शन दिया गया है कवक, जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ। सही जवाब है ऑप्शन ए, कवक। जो एथलीट फुट रोग है वो कवक के कारण होता है। आइए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 है, सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या पूछा गया है? सौर विकिरण जो है वो किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन दिया गया है बैरोमीटर, मोनोमीटर, पायरोमीटर या ओडोमीटर। सही जवाब है ऑप्शन सी, पायरोमीटर। पायरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो सौर विकिरण मापा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, रडार का आविष्कारक कौन था? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा है? रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वॉटसन, फ्लेमिंग, बुशवॉल या ऑस्टिन। सही जवाब है ऑप्शन ए, रॉबर्ट वॉटसन। रडार का जो आविष्कारक है उन्हें क्या कहते हैं? रॉबर्ट वॉटसन कहते हैं। आइए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 है, कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? कॉस्मिक किरणें जो होती हैं ये पूछा गया है, आवेशित कण है, अनावेशित कण है, आवेशित और अनावेशित दोनों कण हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन ए, आवेशित कण है। जो कॉस्मिक किरणें होती हैं वो आवेशित कण होती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, इस सदी के शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कारक किसने किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में? इस सदी के शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन दिया गया है राइट ब्रदर्स, हम्पी डेवी, जेम्स वॉट या वोन ब्राउन। सही जवाब है ऑप्शन ए, राइट ब्रदर्स ने किया था। किसकी आविष्कार किया था? तो हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह बहुत सुंदर और चमकीली दिखाई देती है, इस घटना का कारण क्या है? ऑप्शन दिया गया है प्रकाश का विवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का ध्रुवीकरण है या प्रकाश का व्यतिकरण है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रकाश का व्यतिकरण। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई जाती है तो यह बहुत सुंदर दिखाई देती है, इस घटना का प्रमुख कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में? जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइट्रोकॉन्ड्रिया या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, माइट्रोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिका के माइट्रोकॉन्ड्रिया को उसका पावर हाउस कहा जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, बल्ब में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑर्गन या नाइट्रोजन। सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑर्गन। बल्ब में जो होता है वो ऑर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, कैडमियम प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? बहुत बार पूछा गया सवाल है। क्या पूछा गया है? कैडमियम प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन दिया गया है मिनी माता, इटाई इटाई, ब्लैक फुट रोड या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, इटाई इटाई। कैडमियम प्रदूषण से इटाई इटाई नामक बीमारी होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन दिया गया है लिथियम, ऑस्मिनियम, हीरा या नाइट्रोजन। सही जवाब है ऑप्शन ए, लिथियम। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व लिथियम है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसके कमी से होती है? क्या पूछा गया है 23वें सवाल में? थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन दिया गया आयोडीन, आयरन, कैल्शियम या फास्फोरस। सही जवाब है ऑप्शन ए, आयोडीन। थायराइड ग्रंथि की जो अत्यधिक वृद्धि होती है वो आयोडीन की कमी के कारण होती है। आइए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिया गया नीम, लौंग, दालचीनी या आम। सही जवाब है ऑप्शन सी, दालचीनी। दालचीनी पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के लिए किया जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25 है, यदि
धरती के घूमने की गति या घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाता है तो भूमध्य रेखा पर पिंड के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है? यदि धरती की घूमने की गति या घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाता है तो भूमध्य रेखा पर पिंड का भार क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2 गुना हो जाएगा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, घट जाएगा। यदि धरती पर घूर्णन की गति को बढ़ा दिया जाता है तो भूमध्य रेखा पर पिंड का जो भार होगा वो घट जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, ध्वनि की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो उसका सही जवाब है ध्वनि की तरंगदैर्घ्य के द्वारा ध्वनि की तीक्ष्णता को निर्धारित किया जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या पूछा गया प्रश्न में, एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए। ध्वनि की तीक्ष्णता, ये 27वां नंबर का प्रश्न है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य के द्वारा ध्वनि की तीक्ष्णता को निर्धारित किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन दिया गया है गैलीलियो, न्यूटन, केपलर या टालमी। सही जवाब है ऑप्शन ए, गैलीलियो के द्वारा गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन दिया गया आइंस्टीन, आर्यभट्ट, आर्किमिडीज या न्यूटन। सही जवाब है ऑप्शन ए, आइंस्टीन। आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग में लाया जाता है? प्रश्न बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है? गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन, तांबा, पोटेशियम या लोहा। सही जवाब है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है वो गेहूं की खेती के लिए उर्वरक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया प्रश्न में? क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम या कोबाल्ट। सही जवाब है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। पूछा गया है कि पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है कार्बोहाइड्रोलिसिस, दूसरा बताया गया है मेटाबॉलिक सिंथेसिस, तीसरा बताया गया है फोटोसेंसिटाइजेशन, चौथा बताया गया है फोटोसिंथेसिस। सही जवाब है ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस। पौधों और पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया जो है वो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा या साधारण दर्पण के द्वारा? सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रिज्म के द्वारा। जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है वो प्रिज्म के द्वारा ही संभव होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, पानी में भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों टूट जाती है? इसका कारण पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर बोतल का आयतन घट जाता है, जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है, कांच ऊष्मा की कुचालक होती है। सही जवाब है ऑप्शन सी, जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है जिस कारण पानी से भरी डॉट लगी बोतल जो होती है वह जमने पर टूट जाती है। क्यों टूटती है? जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? ऑप्शन दिया गया है हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, जिप्सम। जिप्सम जो होता है वो धातु खनिज नहीं होता है। आइए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 में पूछा गया है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के समतुल्य पुर्जा क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है ट्रांजिस्टर, क्रिस्टलीय दोलित्र, डायोड या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिस्टलीय दोलित्र। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के समतुल्य जो पुर्जा होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय दोलित्र कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, तारे का रंग सूचक है सूर्य से दूरी का, ज्योति का, पृथ्वी से दूरी का या उसके ताप का? सही जवाब है ऑप्शन डी, उसके ताप का। तारे का रंग जो है वह उसके ताप का सूचक होता है। आइए प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या तांबा। सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जो होता है वो न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक बार फिर से सवाल सुनिए, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन दिया गया है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, दूसरा बताया गया है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तीसरा बताया गया है समय के ऊपर निर्भर करता है या चौथा बताया गया है तापमान के ऊपर निर्भर करता
है? सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की जो कालावधि है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 है। बल किसका गुणनफल होता है? ऑप्शन दिया गया है द्रव्यमान और वेग का, भार और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और त्वरण का। सही जवाब है ऑप्शन सी, द्रव्यमान और त्वरण का। जो बल होता है ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। आइए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ऑप्शन दिया गया है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में। सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। आइए प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? ऑप्शन दिया गया है अनुकूलन, उत्परिवर्तन, सहभागिता या बहुगुणसूत्रता। सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का जो कारण है वो उत्परिवर्तन है। आइए 41वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ऑप्शन दिया गया है माल्टेज, जाइमेज, डायस्टेज या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, जाइमेज के द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल एंजाइम में बदल दिया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। 43 में कहा गया है कि एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई होता है? ऑप्शन दिया गया है तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, ऊर्जा या वेग। सही जवाब है ऑप्शन ए, तरंग दैर्ध्य। एंगस्ट्रॉम जो होता है वो तरंग दैर्ध्य की इकाई होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। कहाँ भंडारित होता है पूछा है। ऑप्शन दिया गया है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या वक्र में। सही जवाब है ऑप्शन ए, यकृत में। जो मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है ये यकृत में भंडारित होता है। आइए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। मानव शरीर में जो यकृत में विटामिन ए जो होता है वो काफ़ी मात्रा में संचित होता है। दूसरा इसमें बताया गया है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। एग्जाम में पूछा गया सवाल है। और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। और इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? दूध, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि इसका मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और ये जो मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए काफ़ी मात्रा में संचित या भंडारित रहता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वह कौन सा होता है? ऑप्शन दिया गया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के। सही जवाब है ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन जो होता है रक्त का थक्का बनाने में प्रभावी होता है उसका नाम क्या है? विटामिन के होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है। स्पाइरोगैरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका उदाहरण होता है? ऑप्शन दिया गया है भूरा शैवाल, लाल शैवाल, हरा शैवाल या सफ़ेद शैवाल। सही जवाब है ऑप्शन सी, हरा शैवाल। स्पाइरोगैरा जो होता है वो हरा शैवाल का उदाहरण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 है। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। सही जवाब है ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ऑप्शन दिया गया है तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या चांदी। सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है। आइए प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। यदि एक इसमें पूछा गया है कि यदि एक पंखे, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ दिया जाता है या वे स्वतंत्रतापूर्वक गिर रहे हैं तो पहले कौन पहुंचेगा, ये पूछा गया है। अब फिर से एक बार देखते हैं। यदि एक पंख है, पंखा नहीं है, यदि एक पंख है, एक रबड़ की गेंद है और एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे निर्वात पूछा गया है, निर्वात में एक समान ऊंचाई में स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ दिया जाता है या एक साथ गिर रहे हैं तो पहले कौन पहुंचेगा? ऑप्शन दिया गया है पंख सबसे पहले जमीन में पहुंचेगा, रबड़ की गेंद सबसे पहले जमीन में पहुंच जाएगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले पहुंच जाएगी जमीन में, या चौथा दिया गया है कि तीनों एक साथ जमीन में पहुंचेंगे। तो दोस्तों इसमें आप लोग को याद रखना है कि अगर निर्वात में पूछा जाए, निर्वात में अगर कोई भी वस्तु गिर रही है तो वो तीनों वस्तु एक साथ पहुंचेगी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, यानी कि तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगी। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस। सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा जो है वह न्यूक्लियस कहलाता है।
दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली बिहार करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को ला रहा हूं, साथ ही साथ सामान्य अध्ययन और सामाजिक विज्ञान से संबंधित सवालों को भी लेकर आ रहा हूं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा में बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।